पिछले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, जिसमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है आर क्यूब से आर क्यूब में, और कैसे डिफाइन किया गया, टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसका हमको रैंक, नलिटी, रेंज और कर्नल फाइंड करना था इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। और हमको इसमें यूज करना था रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू मीन्स डोमेन, है ना, डोमेन के डायमेंशन के इक्वल होता है। अब जब इस हम बात करेंगे तो हम शुरुआत कहाँ से किए थे, कर्नल से किए थे। कर्नल क्या था हमारा, थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें और क्या पूछ सकते हैं। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और रैंक, रेंज ये सब निकालना पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें आपको रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो उस केस में आपको नलिटी भी निकालना पड़ेगा, रैंक भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करने पे वो डायमेंशन ऑफ डोमेन होना चाहिए, तब हमारा रिंग नलिटी थ्योरम जो है वेरीफाई होगा, है ना। तो उसके लिए देखिए इसमें क्या हुआ, हम रिंग नलिटी थ्योरम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। देखिए, है ना, सबसे पहले हमने नलिटी निकाला। नलिटी मतलब डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो जीरो पे मैप होते हैं। तो डोमेन में कैसे एलिमेंट है, थ्री टपल के फॉर्म में, तो उसका इमेज भी थ्री टपल में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन गिवन था आर क्यूब टू आर क्यूब था, ये टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये थ्री टपल में जाएगा, मतलब जीरो जीरो में जा रहा है। अब इसका जो इमेज जो बनने वाला है वो फंक्शन हमको गिवन है एक्स माइनस वाई टू वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको दोनों तरफ कंपेयर कर दिए और इसको सॉल्व किए, तो एक्स का मान हमको वाई मिला और जेड का मान मिला माइनस टू वाई। और जब इसको हम लिखने का तरीका देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो टी एक्स वाई जेड है, जिसको हम एक्स लेके चले हैं, एक्स कहाँ से लिए हैं, हम डोमेन से लिए हैं, है ना। तो ये एक्स वाई जेड एक्चुअल में कैसे हो रहा है, एक्स की जगह हमने वाई रख दिया, वाई की जगह तो वाई रहेगा ही, और जेड की जगह हमने माइनस टू वाई रख दिया। अब देखते हैं कि यदि हम वाई कॉमन निकाल दें तो वन वन माइनस टू हो जा रहा था, और वाई क्या है यहाँ से, रियल नंबर। इसका मतलब यह है कि वाई को हम जब जब बदलते जाएंगे, वन वन माइनस टू की मदद से हमको एक नया डोमेन में एलिमेंट मिलता जाएगा, जिसमें टी मैप करने पे वो जीरो पे जा रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम देख पाए कि ये जो कर्नल का जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और वो एलिमेंट है वन वन माइनस टू। और चूंकि ये सिंगलटन सेट नॉन जीरो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, और ये इस कर्नल का जनरेटर भी है, तो ये इसका बेसिस हो जाएगा। और चूंकि बेसिस में एक ही एलिमेंट है हमारे पास कर्नल के, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वन, और इसी को हम नलिटी कहते हैं। कर्नल का जो डायमेंशन होता है वही उसकी नलिटी कहलाती है। तो ये हमको वन मिल गया। अब बाई द रैंक नलिटी थ्योरम हम जानते हैं रैंक टी प्लस नलिटी टी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन यू। तो नलिटी की जगह हमने वन मिल गया, और रैंक टी यदि निकालना है तो वन को इधर पक्षांतर किए, तो रैंक टी हमको मिल गया टू मिल गया। तो हम यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम का यूज किए। अब यदि उसको वेरीफाई करना है तो हमको रैंक भी निकालना पड़ेगा, नलिटी भी निकालना पड़ेगा, और दोनों का सम डोमेन के डायमेंशन की इक्वल होगा, तब हमारा जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? हेलो, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को आप रेंज निकाल के, नलिटी निकाल लिए, आप इसमें रेंज फाइंड करके भी आगे इसको आप हल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब इसी क्वेश्चन में यदि कहता है वेरीफाई द रैंक नलिटी थ्योरम फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब टू आर क्यूब विच इज डिफाइंड एज टी ऑफ एक्स वाई जेड। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। इसमें हम रेंज फाइंड करेंगे एक्स माइनस वाई टू वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है हमको। हमको वेरीफाई करना है रैंक नलिटी थ्योरम को, ये इस तरीके से। तो ऑलरेडी हम अभी नलिटी देख चुके हैं, है ना। इसको पहले जो हमने नलिटी निकालना सिखाया, नलिटी ऑफ टी दिस इज वन, ये क्या होता है एक्चुअल में, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, ये कर चुके हैं।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रैंक टी, मतलब रेंज का डायमेंशन फाइंड करना है, तो हमको पहले रेंज निकालना पड़ेगा, और उस रेंज के डायमेंशन में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका रैंक होगा या डायमेंशन होगा, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, देखिए x माइनस वाई 2y प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड जो डिफाइन किया गया 3 टपल के फॉर्म में, है ना। तो हम जान रहे हैं कि आर क्यूब का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ध्यान दें अब इसमें समझना क्या है। अब हम कोडोमेन की बात करेंगे यहाँ पे, जब हम रेंज की बात करेंगे तो हम कोडोमेन की ओर चलेंगे, है ना, क्योंकि रेंज कहाँ में मिलता है, वो कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज जो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिस लिख लेते हैं, बेसिस ऑफ रेंज सेट, नाम दिया हमने B1, और ये हो जाएगा E1 E2 E3, ये आप जान रहे हैं, है ना। और ये एक्चुअल में क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज सेट में एलिमेंट कैसे होते हैं, रेंज ऑफ टी, दिस इज कलेक्शन ऑफ टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन यू, है ना, यदि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी है तब, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, टी एक्स फाइंड करना है। तो टी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिस के एलिमेंट फाइंड करेंगे, इसमें ध्यान देना, है ना। एक बेसिक रूल और यहाँ पे लिख ले, पहले इसको बताना था मुझे, है ना। मेथड टू फाइंड रेंज, पहला पॉइंट ध्यान देना है इस बात को, पहला पॉइंट क्या, राइट जनरल बेसिस लाइक E1 E2 E3 and so on of डोमेन, जो भी डोमेन है हमारा उसका सबसे पहले हम जनरल बेसिस लिख लेंगे, नंबर 2। नेक्स्ट में क्या करना है, फाइंड TE1 TE2 एंड सो ऑन, और ये क्या है, दिए गए वेक्टर स्पेस को क्या करेगा, जनरेट करेगा, विल जनरेट रेंज टी, ये जो TE1 TE2 जो हम निकालेंगे ना, यही रेंज को जनरेट करेगा। ध्यान दें, केवल 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट ये कि जो डोमेन हमको गिवन है उसका हमको जनरल बेसिस लिख लेना है, जो कि E1 E2 E3 के फॉर्म में रहेगा। अब उसमें हमको टी ऑपरेट कर देना है, क्योंकि टी ऑपरेट करने के बाद ही हमको रेंज के एलिमेंट मिलेंगे। देखिए, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ दैट ऑल एलिमेंट फ्रॉम डोमेन विच ऑपरेट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन टी, टी ऑपरेट करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा रेंज का एलिमेंट होगा। तो ये जो जनरल बेसिस हम लिखे डोमेन से, तो डोमेन में हम क्या ऑपरेट कर देंगे, टी को ऑपरेट कर देंगे, तो TE1 TE2 TE3 एंड सो ऑन मिलते जाएगा, और यही रेंज टी को जनरेट करेगा। और यदि जनरेट करता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो बेसिस हो जाएगा, है ना। तो हमको LI चेक करना पड़ेगा लास्ट में, जनरेट तो कर ही रहा है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो उसके लिए हमको पहला क्या निकालना पड़ेगा, पहला पॉइंट जो हम निकालेंगे TE1 निकालेंगे। तो TE1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा T100, कहाँ पे रखना है, ये जो x माइनस वाई 2y प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो गिवन है ना, वहां पे x की जगह 1 और y और z की जगह 0 0 रखना है। तो क्या मिल जाएगा, x की जगह यहाँ आ गया 1, और ये तो पूरा 0, और ये 1 मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमको 1 0 1 मिल गया। नेक्स्ट हम रखेंगे TE2 मतलब 0 1 0 हो जाएगा ये। अब x और z को 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 हो जाए 1 हो जाएगी, है ना। तो y की वैल्यू 1 जब रखेंगे पहला टर्म यहाँ पे, तो x माइनस वाई है, तो 0 माइनस 1 ये हो गया -1, 2y प्लस जेड, तो y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, z की वैल्यू 0 है, -1 2 मिल गया, और यहाँ पे y की वैल्यू फिर से 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा TE3 मीन्स T001, तो T001 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x और y दोनों 0 हो गया, तो ये पहला टर्म तो 0। नेक्स्ट में हम z की वैल्यू 1 रखे हैं तो y 0, तो यहाँ पे फिर से मिला 1, और यहाँ से मिल जाएगा हमको फिर से 1। ये हमको 3 वैल्यू मिल गया, TE1 TE2 TE3।
और यही रेंज सेट का एलिमेंट होगा, ध्यान दें, यही रेंज सेट का एलिमेंट होगा। और रेंज अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। किसी भी वेक्टर स्पेस का जो रेंज होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो रेंज ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 0 1 माइनस 1 2 1 एंड 0 1 1, ये मिल गया। नाउ वी हैव टू चेक दिस रेंज सेट टी जो जनरेट हो रहा है कहाँ से, एक मिनट, हाँ, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा, ये ज्यादा सही है। इस सेट से जो जनरेट होगा रेंज टी, अब इनको चेक करना है इज दिस बेसिस और नॉट। तो उसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसको पहले एल आई प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान दें, इसको पहले हमको एल आई प्रूव करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप जान रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या बताए थे, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, कि हमारे पास जो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा उसके पास हमेशा एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम एग्जिस्टेंस थ्योरम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका भी अपने आप में क्या होगा, एक बेसिस होगा, चाहे उसमें एलिमेंट जितने भी रहें, है ना। लेकिन जितने बेसिस होंगे सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो रेंज है हमारा, जो इन 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मतलब यही हमारे बेसिस की बात कर रहा है ये। तो बेसिस की जब ये बात करेगा तो हमको क्या चेक करना है कि क्या ये एल है, और यदि एल नहीं है तो उसको कैसे एल बनाया जाता है, हम पिछले थ्योरम में इसको हम प्रूव करके आगे आए हैं। एक एक एलिमेंट हम कम करते जाते हैं और उसको चेक करते जाते हैं कि जो बचे हुए एलिमेंट है वो सारे एल है कि नहीं। जैसे किसी बेसिस में हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस टाइप के 4 एलिमेंट हैं, और ये आपको एल मिल गया। तो एल मिल गया तो किसी एक एलिमेंट को रिमूव करो। अब इन तीनों को चेक करो कि क्या फिर ये एल है क्या। मान लिया फिर से एल मिल गया, फिर से एक एलिमेंट रिमूव करो, फिर चेक करो क्या ये एल है क्या। मान जाए फिर से आपको एल ही मिलता है, तो फिर एक एलिमेंट रिमूव करो यहाँ से, एंड द लास्ट में एक नॉन जीरो एलिमेंट बचेगा, और ये ऑटोमेटिक आपका एल होता है। नॉन जीरो सिंगलटन सेट जो होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये थ्योरम हम प्रूव करके आए हैं। तो इन द लास्ट में जब सिंगल एलिमेंट बचता है तब वो आखिरी में एल हो ही जाता है ना। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम आगे इसको बनाने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक बेसिस एग्जिस्ट हमेशा करता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो हमने 3 एलिमेंट लिया यहाँ पे, बाय द मैपिंग टी, TE1 TE2 की मदद से जो हमको एलिमेंट मिला है ना, यही रेंज में जा रहा है, और रेंज के एलिमेंट से ही हम बेसिस बनाते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास ये बेसिस है तो जाहिर सी बात है ये तो सबसेट होगा ना रेंज टी का, तो रेंज टी में जो एलिमेंट होंगे वही बेसिस में होंगे। तो इसी एलिमेंट को हमको चेक करना है कि क्या ये बेसिस फॉर्म करता है। तो बेसिस फॉर्म करने के लिए इससे तो जनरेट हो रहा है हमारा TE1 TE2 TE3, लेकिन हमको इसको एल दिखाना है। तो एल दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 लेके चल रहे हैं। 1 0 1 प्लस बीटा माइनस 1 2 1 प्लस गामा, या अल्फा 1 अल्फा 2 लो, ज़्यादा सही है, अल्फा 2 एंड नेक्स्ट अल्फा 3, नेक्स्ट टर्म 0 1 1, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। हम एल शो कर रहे हैं ना इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा 1, यहाँ से माइनस अल्फा 2 और अल्फा 3 तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फा 1 0 हो गया, ये हो गया 2 अल्फा 2 और प्लस अल्फा 3। नेक्स्ट फिर थर्ड जो टर्म है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। इसके पहले क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे सेम इक्वेशन मिलने वाला है। यदि दोनों को हम कंपेयर करें तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0, 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, एंड लास्ट अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दीज ऑल आर 0, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएगा, अल्फा 3 इक्वल टू माइनस 2 अल्फा 2 हो जाएगा। देखिए शुरू के दो इक्वेशन से हमको ये वैल्यू मिल गया, अल्फा 1 और अल्फा 3 को हमने 2 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब अल्फा 3 में इसको प्रूव करेंगे, पुट करेंगे इसको,
तो ये अल्फा 1 की जगह अल्फा टू तो अल्फा टू रहेगा ही, अल्फा 3 की जगह में -2 अल्फा 2 करेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो दोनों तरफ 0 आ गया। देखिए अब मैं पिछली क्लास में बताया था कि यदि दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 हो जाता है। देखिए 1 और 2 की मदद से हमने अल्फा 1 अल्फा 3 की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को हम 3 में पुट किए, इक्वेशन 3 में, तो दोनों साइड 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा केस होता है? ये केस होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, है ना। देखिए यदि यहाँ से हमको अल्फा 2 इक्वल टू समथिंग कुछ मिल जाता, तो उस वैल्यू को रख के हम अल्फा 1 और अल्फा 2 निकाल लेते आसानी से। लेकिन यहाँ पे तो अल्फा 2 ही पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, है ना। तो इस कंडीशन को हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, ये 0 सॉल्यूशन तो रखेगा ही, साथ में साथ ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो क्या एलिमेंट ले लें इसको, बीटा मान लेते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान दें, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 0 0 रखने पर तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन में पुट करने पे, जिसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिया है, उसमें पुट करने पे ये 0 देगा। नॉन, इस 0 के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी हमको मिल रहा है यहाँ पे। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू नॉन जीरो रखने पर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमको 0 दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सेट लेके चल रहे हैं ये एल आई नहीं है, ये एल डी है। सिंस उसको हम इक्वेशन 1 ले ले, ज्यादा सही रहेगा। जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सो सिंस for the equation number 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 have non-zero value, so इसको हम B2 ले लेते हैं। क्या क्या लिए थे हम इसमें, 1 0 1 -1 2 1 एंड 0 1 1 इज LD। ध्यान दें क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। तो इसको हमको क्या बनाना है, LI बनाना है, ध्यान देना। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद एक नया सेट तैयार होगा जिसको हम B3 नाम दे रहे हैं। तो हो जाएगा 1 0 1 -1 2 1। देखिए तो अब इसको चेक करना है कि क्या ये LI है। डेफिनेटली दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसे LI हो गया बताइए, कि यदि किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो वो सेट LD कहलाता है। इफ एंड ओनली इफ केस है कि यदि एक दूसरे का मल्टीपल हो। ध्यान देना, एक एलिमेंट दूसरे का मल्टीपल हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक सेट है इस प्रकार 1 1 और ये 2 2, तो ये LD होगा। कब होगा, देखिए एक को हम दूसरे के टर्म में लिख पा रहे हैं ऐसा, 1 1 2 2 में यदि हम 2 कॉमन निकाल दें तो 2 इंटू 1 1, तो ये कैसे बना, 1 की मदद से बन गया ना। तो एक एलिमेंट दूसरे का मल्टीपल हो गया, तभी ये LD सेट होगा। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए कि इसका जो मिडिल टर्म है, देखिए मिडिल कंपोनेंट 0 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से इसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये इसलिए एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका LI हो जाएगा। तो LI यदि ये हो जाता है और इसके सारे एलिमेंट से हम रेंज सेट के एलिमेंट को बना पा रहे हैं, सो B3 इज basis of range T, then dimension of range T this is equal to 2, और इसी को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ T कहते हैं। तो जैसे ही हमको रैंक मिल गया, नलिटी हम पिछले क्लास में करके आए हैं, उसका थोड़ा सा
जो पिछला वाला जो पेज था हम उसको चर्चा किए शुरू में, है ना। तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। रैंक हम निकाले अभी 2, नलिटी हम निकाले थे 1 और डायमेंशन है हमारा 3, देन 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये डोमेन का डायमेंशन ना, हमेशा डोमेन होता है यहाँ पे। तो ये रंग नलिटी थ्योरम की मदद से इस प्रकार आप बेसिस फाइंड करेंगे रेंज के लिए। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि डोमेन में हम मैट्रिक्स बनाने की एक गलती जो मैं बोल दिया था वो गलत हो रहा था, है ना। इसको आप यहाँ से जो इमेज बनता है उसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके वहां पे जो हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे ना, वही उसके बेसिस में एलिमेंट होंगे। तो जैसे इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, सपोज मैंने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया 1 0 1 -1 2 1 0 1 1, ये था TE1 TE2 TE3 जो हमको मैट्रिक्स मिला था, यही था, है ना। अब इसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, मतलब पहले एलिमेंट में जो नॉन जीरो रो मिलेगा पहले रो में, उसके सारे नीचे वाले एलिमेंट को आप जीरो बना दो। तो कौन सा इसमें ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, R2 को चेंज करो R2 प्लस R1 करके, है ना। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रहने दो, 1 0 1। तो 1 -1 करेंगे, 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 + 0 2, 1 + 1 2। अब ये 0 1 1, देखिए फिर से इसको चेंज करेंगे। अब ये जो 2 बचा उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 कर देते हैं, तो हमको R3 को बदलना पड़ेगा, किसकी मदद से, R2 की मदद से। सो R3 - 2 R2 हो जाएगा। ये उल्टा कर दिया क्या, R2 माइनस करना, सॉरी, ये हो जाएगा R2 - 2 R3 ऐसा। तो जो चेंज नहीं हो रहा है एज इट इज रखो, 1 0 1 0 2 2 0। अब देखिए R3 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 × 2 0 हो जाएगा, फिर 2 1 2 × 1 2 और 2 में 2 माइनस करेंगे तो फिर 0 मिल गया। ये देखिए, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो R1 है ये R2 है, ये नॉन जीरो रोज है, और नीचे वाला जो रो है वो पूरी तरह से जीरो हो गया। तो इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, यही एलिमेंट आने वाले हैं, 1 0 1 और 0 2 2, देखिए। और ये दोनों LI है ना, ध्यान देंगे, एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करेंगे ये। तो ये LI सेट हो गया, और इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही इसका डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, विच इज कर्नल नहीं, सॉरी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट होगा कि हमको क्वेश्चन गिवन रहेगा, और क्वेश्चन में कौन से एलिमेंट की मदद से रेंज या कर्नल जनरेट हो रहे हैं, तो उसमें हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। कहने का मतलब फंक्शन फाइंड करना है अपने को, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, रेंज, कर्नल, रैंक, नलिटी, ये सब फाइंड करते थे दिए गए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, है ना। अब हमको कुछ जनरेटर दिया रहेगा, चाहे रेंज का चाहे कर्नल का, और उसकी मदद से हमको फाइंड करना है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन कैसे होगा, फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ to R4 whose range is spanned by, इसका जो रेंज है, ध्यान देना क्या दिया गया है, रेंज किससे जनरेट होता है उसको दिया गया है ना। स्पान मतलब रेंज का हर एक एलिमेंट इससे जनरेट हो रहा है। तो रेंज इज स्पान्ड बाई एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 0 -4 एंड 2 0 -1 3। ये दो एलिमेंट की मदद से इसका जो रेंज सेट है वो जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो क्या होगा, हमको इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है कि फंक्शन जो है कैसे होगा। कहने का मतलब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि टी ऑफ, क्या करेंगे, एलिमेंट कैसे लेंगे, 3 टपल के फॉर्म में, यहाँ से x y z लेंगे,
और यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा वो 4 टपल के फॉर्म में मिलेगा। वो क्या मिलेगा ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ये समझ आया क्या सभी को? ओके ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, जब आपका रेंज गिवन रहेगा, है ना, ध्यान देंगे, जब रेंज गिवन रहेगा तो उसका डोमेन के बेसिस की हम बात करेंगे। ध्यान देना, यदि रेंज हमारा जनरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है डोमेन में कुछ बेसिस होंगे, उसके एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा होगा। यदि कर्नल आपको दिया गया है क्वेश्चन में तो उसके रेंज सेट के बेसिस की हम बात करेंगे, जस्ट उल्टा बात करेंगे, है ना, समझना इसको। रेंज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसके बेसिस की बात करेंगे? डोमेन के। और यदि कर्नल की हम बात कर रहे हैं तो कर्नल किसका सबसेट होता है? डोमेन का। तो हम रेंज के बेसिस की बात करेंगे फिर, है ना, इस चीज को समझना है। क्यों? वो जब अगला क्वेश्चन कर्नल से रिलेटेड करेंगे तब उसमें और उसको डील करेंगे। तो पहला चीज ये कि चूंकि रेंज हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो किसकी मदद से होगा? वो डोमेन में हम एलिमेंट लेंगे तब वो रेंज में जाएगा, उसके कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम डोमेन के बेसिस की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। सो वी हैव E1, E2, E3 are basis of domain. Then range of T is spanned by, रेंज कैसे स्पांड होगा? अभी हम पढ़े हैं रेंज निकालने का तरीका। ये होता है TE1, TE2 एंड TE3। मतलब यदि हम B को, इसके बेसिस को, डोमेन के बेसिस को हम E1, E2, E3 कंसिडर करते हैं, जिसमें एलिमेंट कैसे होंगे? 1 0 0, 0 1 0 एंड 0 0 1 1, ये रहा। बट रेंज T will be generated by, किससे जनरेट हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है TE1, TE2, TE3। देखिए, इसको पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया कि रेंज को जब हम जनरेट करते हैं तो पहले क्या करते हैं? डोमेन का हम बेसिस फाइंड करते हैं। ये डोमेन का बेसिस मिल गया हमको, और डोमेन का जो बेसिस मिलता है उसी में हम टी ऑपरेट कर देते हैं, तब हमको रेंज मिलता है TE1, TE2, TE3। यही पढ़े हैं इसके जस्ट पिछले क्लास में। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि ऑलरेडी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका रेंज जनरेट किया गया है कौन से? इस दो एलिमेंट से, इस दो एलिमेंट से। मतलब डोमेन में जो 3 बेसिस होने चाहिए, बेसिस में 3 एलिमेंट होने चाहिए, उसमें से एक बेसिस आपको E1 दिया है, दूसरा क्या दिया है? E2 दिया है। बात को समझे? लेकिन हमको यहाँ पे E3 की भी आवश्यकता है, ध्यान देना, यहाँ पे हमको E3 की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? एक फोर्थ एलिमेंट, सॉरी थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हमको कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको 2 बेसिस दिया है, बेसिस में 2 एलिमेंट, हमको तीसरा भी कंसीडर करना पड़ेगा, और उस तीसरे को आप क्या करेंगे? उसको 0 0 मान लेंगे, थर्ड को 0 0 0 0। ये इसको हमने लेट कर लिया। ये सिंस इन द क्वेश्चन, चीजें आप लोगों को दिमाग में रहे इसलिए लिख दे रहा हूं। वी हैव गिवन 2 एलिमेंट्स इन basis, so let another element is 0 0। इसको हम ले लेंगे। आगे क्या हो जाएगा इसमें? इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, क्या हो जाएगा ये? आर क्यूब। आर क्यूब कहने का मतलब क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास जो फंक्शन है वो आर क्यूब से आर पावर 4 है। ये आर क्यूब से आर पावर 4 है, तो यहाँ से जो हम एलिमेंट उठाएंगे वो कैसा होगा? 3 टपल के फॉर्म में होगा। देखिए
और यहाँ जब बनेगा तो वो 4 टपल के फॉर्म में होगा, 1 2 3 और 4 ऐसा। तो सबसे पहले तो हमको डोमेन से एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, आर्बिट्ररी एलिमेंट कुछ भी, तो हम ले लिए एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड में हमको क्या ऑपरेट करना है, टी। तो टी जब ऑपरेट करेंगे तो टी एक्स वाई जेड हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड हमारा क्या है एक्चुअल में, ध्यान दो, ये जो एक्स वाई जेड है कहाँ से लिए हम, डोमेन से। अब इस डोमेन के एलिमेंट को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ध्यान दें, आर क्यूब के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाएंगे किसी भी एलिमेंट को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ई वन प्लस एक्स ई टू, एक्स की जगह दूसरा ले लो आप वाई, ये आपका क्योंकि वाई गिवन है ना, प्लस जेड इंटू ई थ्री हो जाएगा। बताइए ये वाला पॉइंट समझ आया क्या, कि कोई भी वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट ही वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को जनरेट करते हैं। जनरेट करते हैं मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब इसमें यदि टी ऑपरेट कर दें, इसको टी एक्स वाई जेड हो जाए, तो इसमें भी टी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक्स ई वन प्लस वाई ई टू प्लस जेड ई थ्री। अब चूंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी एक्स ई वन प्लस टी वाई ई टू प्लस टी जेड ई थ्री। और इसमें जो स्केलर है वो बाहर आ जाएंगे, एक्स टी ई वन प्लस वाई टी ई टू प्लस जेड टी ई थ्री। तो टी ई वन क्या चीज है हमारा, टी ई वन हमको क्वेश्चन में जो गिवन है वही हमारा टी ई वन है। तो ये है आपका 1 2 0 -4 प्लस वाई इंटू टी ई टू क्या है, ये है 2 0 -1 -3 एंड लास्ट जेड टी ई थ्री को हम कंसीडर किए हैं 0 0 0 0। इतना समझ में आया क्या, हेलो। अब देखिए इसको सॉल्व कर दो। पहला टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वन एक्स और वाई इंटू टू टू वाई, और इधर तो जीरो हो रहा है तो पहला हमको मिल जाएगा एक्स प्लस टू वाई। नेक्स्ट में टू मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू एक्स, और इधर तो वाई के लिए जीरो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा टू एक्स। नेक्स्ट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो -y, ये आपका थर्ड कंपोनेंट हो गया। और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, और जेड वाले तो सारे जीरो ही है ना, ध्यान देना इसको। तो ये मिल गया हमको इसका पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए तो हम एक्स वाई जेड हम यहाँ पे इनपुट दिए और इस प्रकार 4 टपल के फॉर्म में उसका हमको आउटपुट मिल गया, और यही गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ आया क्या, ठीक। तो इस तरीका से आप लोग जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें से कर्नल आपका जनरेट किया गया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कर्नल जो है दिया रहेगा आपको, है ना, और कर्नल के सेट को एक और नाम कहते हैं ना नल स्पेस, में बताना भूल गया था इसको। क्वेश्चन फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R4 to R3 whose नल स्पेस, नल स्पेस मतलब ये आपका कर्नल ऑफ टी, ध्यान देना, इज जनरेटेड बाय, अच्छा इसको नल स्पेस क्यों कह रहे हैं, नल मतलब जीरो, आप जान रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, तो इसको नल स्पेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नल टी में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसको मैप करने पे कहा जाता है वो
जीरो पे जाता है, मैपिंग यूज करने पे जीरो पे जाता है, इसलिए इसका एक और नाम नल स्पेस। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसका एक और नाम है कर्नल टी का नल स्पेस, विच इज डायमेंशन ऑफ, अच्छा नलिटी को हम कहते हैं ना, इसको हम नल स्पेस कह रहे हैं, इसके डायमेंशन को हम नलिटी कहते हैं, ठीक। तो जनरेटेड बाई, किससे जनरेट हो रहा है, देखिए ये जनरेट हो रहा है 1 2 3 4 एंड 0 1 1 1 एंड विच इज सबसेट ऑफ आर पावर 4। देखिए क्योंकि डोमेन हमारे पास क्या है यहाँ पे, आर पावर 4 है, तो उसके एलिमेंट भी कैसे होंगे, 4 टपल के फॉर्म में होंगे ये। अब चूंकि ये दोनों क्या है, देखिए एल आई है, तो ये बेसिस के एलिमेंट भी बनाएंगे, ध्यान देना इसको। कैसे पता चला एल आई है, भाई दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, हमको गिवन क्या है, नल स्पेस। तो इसमें कैसे एलिमेंट मिलते हैं, हम इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट लेके चलेंगे जो जीरो पे मैप होते हैं। जीरो पे मैप होते हैं मतलब ये जीरो कहाँ का जाएगा, ये आपका 3 टपल जाएगा, क्योंकि इमेज कहाँ पे मिलता है, हमारा कोडोमेन में मिलता है, और कोडोमेन दिया है आर पावर 3। नाउ हमको क्या करना है, जनरल बेसिस ऑफ आर पावर 4 की बात करेंगे हम। तो ये क्या मिलेगा हमको, E1 E2 E3 E4, और ये क्या क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट 0 0 0 1। ये समझ में आ गया इतना। हेलो, ठीक। अब देखिए आगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेसिस निकालने के लिए हम क्या करते थे, याद करिए। चूंकि हम किसकी बेसिस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कर्नल की, और कर्नल कहाँ पे जाएगा, टी ऑफ एक्स स्टेप का आपका जीरो में जाना चाहिए, ध्यान देना इसको, है ना, किस में जाना चाहिए, जीरो में जाना चाहिए। तो हम इसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे बेसिस फाइंड करने के लिए, है ना, बेसिस फाइंड करने के लिए। तो ये जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, तो उसमें हम सारे एलिमेंट को रखेंगे, कौन कौन सा, 1 2 3 4, ये जो भी हमारे पास एल आई सेट है उसको हम उसके बेसिस के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आप जान रहे हैं थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम को, है ना। तो ये जो हमारे पास दो एलिमेंट गिवन है ना, जिससे जनरेट हो रहा है कर्नल, उसी का हम बेसिस फाइंड कर रहे हैं, 0 1 1 1। अच्छा, तो अगला के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे कि उसके जो जनरल बेसिस है ना उसको लिख दो क्रम से, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ध्यान देना क्या किए थे पिछले क्लास में जो, और उसका आप वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, पिछला जो अपलोड कर दिया गया है, कि यदि हमारे पास कोई एलिमेंट गिवन है और वो एल आई है, उसको हमको एक्सटेंडेड बेसिस बनाना है, तो हम क्या करते थे कि उसके जो भी, जैसे आर पावर 5 है ना, हम और हमको दो एलिमेंट गिवन है, और इस आर पावर 5 का एक्सटेंडेड बेसिस हमको बनाना है, तो उसमें हम क्या करते थे, इसका जो जनरल बेसिस होगा उसको मैट्रिक्स हम तैयार करते थे इस प्रकार, और उसको हम रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और जितने भी नॉन जीरो रोज आते थे वही उसका एक्सटेंडेड बेसिस बनता था, है ना। क्वेश्चन आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी इसका मेथड आपको दिमाग में रहेगा। तो हमने क्या किया, ये R3 R4 R5 और R6 से R4 का जो जनरल बेसिस है उसको स्टैंडर्ड बेसिस को हमने लिख दिया, और इसी को हम रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कैसे कैसे हुआ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। 1 2 3 4 0 1 1 1, ये दोनों तो रहेंगे ही, जो एल आई एलिमेंट है वो तो रहेंगे ही, साथ में और कुछ एलिमेंट जुड़ेंगे, 0 0 1 2 एंड 0 0 0 1।
और लास्ट में आ जाएगा ये 0 0। ये देखिए ये लास्ट में मिलेगा, जितने भी ऑपरेशन आप यूज करेंगे अपने से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपको R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 और R4। तो टोटल इसके बेसिस में जो एलिमेंट मिलेंगे जो कि एक्सटेंडेड बेसिस होगा हमारा, वो क्या क्या मिलेगा 1 2 3 4। ये आपका होमवर्क है ना। रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा मैट्रिक्स आपको। नेक्स्ट 0 1 1 1 0 0 1 2 एंड द लास्ट वन इज 0 0 0 1। ये मिल गया। नाउ अपन को क्या फाइंड करना है, TE1, जो कि इसके लिए क्या होगा, E1 लिखना गलत होगा क्योंकि वो हम स्टैंडर्ड बेसिस के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्ट में 1 2 3 4 ले लेते हैं, है ना। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, 0 0 0 के इक्वल होने वाला है क्योंकि हम कर्नल की बात कर रहे हैं। अब T 0 1 1 1 करेंगे तो ये भी 0 0 0 होने वाला है। ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट गिवन है जो कि नल स्पेस को जनरेट कर रहा है। कौन कौन सा, ये आपके पास 1 2 3 4 और 0 1 1 1, जो कि आपको जितने बार भी बेसिस को एक्सटेंड करोगे वो एलिमेंट परमानेंट रहेंगे, बाकी एलिमेंट चेंज होते जाएगा। तो जो दो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हुआ है इसके बेसिस में, उसको आपको कहाँ पे मैप कराना है, 0 0 1 2, और ये आपका मेन हो जाएगा। ये जो E3 में जा रहा है उसका स्टैंडर्ड बेसिस, पहला स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा 1 0 0, और नेक्स्ट 0 0 0 1 का जो मैप होगा वो सेकेंड स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 0 पे मैप करा देना है इसको। ध्यान दें, इसको यहाँ पे याद रखना है, ये वाला पॉइंट, कि हमारे पास केवल दो ही एलिमेंट गिवन था R4 का, जिसकी मदद से नल स्पेस क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। तो नल स्पेस जनरेट कर रहे हैं मतलब उसका इमेज 0 मिलना था। तो और जो दो एलिमेंट हमने स्टैंडर्ड बेसिस में बढ़ाया, बेसिस को हमने एक्सटेंड किया, उन दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पे वो कहाँ पे मैप करेंगे, क्योंकि इन दोनों से ही वो जनरेट हो रहा है तो जरूरी नहीं है ये भी 0 पे ही मैप हो। तो हम क्या करेंगे, इसको वो जो R3 में जा रहा है, इमेज बन रहा है R3 में जाके, उसके स्टैंडर्ड बेसिस पे हम मैप करा देंगे इसको। ध्यान देना, इसको दिमाग में रखना है इस चीज को। अब नेक्स्ट जो हम हमारा होने वाला है, अब आगे का प्रोसेस इजी है, बस इतना थोड़ा सा समझना था। अब हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन फाइंड करने के लिए लेट x y z और एक फोर्थ टपल t ले लेते हैं, बिलोंग्स टू r पावर 4। तो यदि x y z t R4 में बिलोंग करता है तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x y z। अब जो पिछले प्रश्न में जो हम सॉल्व किए थे ना, लगभग वही प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1, पहला बेसिस हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट अल्फा 2, सेकेंड बेसिस दिया है हमको 0 1 1। नेक्स्ट स्केलर अल्फा 3, हमको बेसिस मिला है यहाँ पे, क्या मिला, 0 0 1 2 एंड अल्फा 4, लास्ट बेसिस हमको मिला 0 0 0 1। ये अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, अल्फा 1 पहला एलिमेंट, ध्यान देना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला वाला जो कंपोनेंट है उसको, नेक्स्ट अल्फा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये मिलेगा। नेक्स्ट में 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ये मिलेगा, और फोर्थ जो कंपोनेंट मिलेगा, फिर अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 ये मिल जाएगा, जो कि x y z t के इक्वल होगा, है ना। ये भी 4 कंपोनेंट है, 4 टपल है, ये भी 4 टपल है, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल करेंगे तो कंपोनेंट वाइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा 1 इक्वल टू x मिलेगा, अल्फा 2 इक्वल टू y माइनस 2x मिलेगा, अल्फा 3 इक्वल टू एक मिनट, ये आपको मिल जाएगा z माइनस x माइनस y मिल जाएगा, और अल्फा 4 आपको मिल जाएगा
टी प्लस वाई माइनस 2z। देखिए ये जो स्केलर है हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4, इसकी वैल्यू हमको मिल गई। अब इस वैल्यू को जो लिनियर कॉम्बिनेशन हम लेके चले हैं वहां पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम ले लिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड टी, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू x है तो 1 2 3 4 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू है y माइनस 2x और ये हो जाएगा 0 1 1 1 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू है हमारे पास z माइनस एक्स माइनस वाई और इसका बेसिस का एलिमेंट होगा 0 0 1 2 प्लस लास्ट अल्फा 4 का जो वैल्यू मिला हमको t प्लस वाई माइनस 2z और हमारा बेसिस का एलिमेंट 0 0 0 1। ये अब क्या करेंगे, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फंक्शन ना, तो टी ऑपरेट कर दो। तो टी एक्स वाई जेड टी करोगे तो देखिए इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में किए थे मैं उसमें थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये जो स्केलर वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा, हमारा स्केलर वैल्यू बाहर आ जाएगा तो मैं बाहर निकाल दिया और टी ऑपरेट हो जाएगा 1 2 3 4 के साथ। फिर y माइनस 2x बाहर आ जाएगा, टी ऑपरेट करेंगे तो 0 1 1 1 हो जाएगा। फिर z माइनस एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा और t ऑपरेट हो जाएगा तो 0 0 1 2 हो जाएगा। एंड द लास्ट t प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस में है ये, माइनस 2z ऑपरेट करेंगे तो ये t हो जाएगा आपका 0 0 0 1। हम फाइनली फंक्शन चाहते हैं ना, ध्यान दें, फाइनली हम फंक्शन निकालना चाहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो आपका टी एक्स वाई जेड टी मिला, अब ये x इंटू देखो टी 1 2 3 4 क्या है ये है आपका 0 0 पे मैप हुआ था, ध्यान देना कहाँ मैप हुआ था, 0 0 पे। इसी एलिमेंट से ध्यान देना, हमारे पास दो ही एलिमेंट हैं जिससे हमारा नल स्पेस जनरेट हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसका इमेज कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, सीधी सी बात है। और इसको हम लिखे भी हैं एक लाइन में, देखिए यहाँ पे ऊपर में। सर ये कहाँ से आया ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, देखिए ये वाले पॉइंट ये यहाँ पे हम लिख के रखें, देखिए ये वाला पॉइंट जो मैं रेड कलर से इसको घेरा बना रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 टी से मैप होके 0 0 0 1 1 1 मैप होके 0 0 पे। लेकिन लास्ट के जो दो नए एलिमेंट हम ऐड किए थे, एक्सटेंड किए थे बेसिस को, वो कहाँ पे मैप हो रहा है ये कंफर्म नहीं था। इस वजह से हमने क्या किया, जो कोडोमेन का जो स्टैंडर्ड बेसिस है उस पर हम उसको मैप कराए थे, तो ये वाले वैल्यू हम वहां पुट करेंगे, है ना। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये मिल जाएगा आपको y माइनस 2x इंटू में 0 0 प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये कहाँ पे मैप हो रहा है, पहला स्टैंडर्ड बेसिस जो कि 1 0 0 है। नेक्स्ट t प्लस वाई माइनस 2z और ये जहाँ पे मैप होगा वो सेकेंड स्टैंडर्ड बेसिस है R3 का 0 1 0। अब इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो देखिए इसमें तो फर्स्ट टर्म मिलना नहीं है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म नहीं मिलना है, यहाँ पे मिलेगा थर्ड वाले में। देखिए ये यहाँ पे z माइनस एक्स माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला हमको कंपोनेंट मिल जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई। सेकेंड वाले में आ जाओ, सेकेंड वाले में डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है, लास्ट कंपोनेंट से बीच वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये हो जाएगा t प्लस वाई माइनस 2z। और थर्ड कंपोनेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 0 से, y माइनस 2x का फिर से 0 से, z माइनस एक्स माइनस वाई का फिर से 0 से, और लास्ट में फिर 0 से। तो फाइनली जो अंतिम टर्म हमको मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 0। ये t ऑफ x y z t, और ये फाइनल आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे नल स्पेस को जनरेट किया गया है यूजिंग टू बेसिस। तो ये फाइनल आंसर होगा इसका।